नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उर्दू को सांप्रदायिक रंग देकर नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिशें की गई। फिरका परस्त ताकतों ने उसे समाज और साहित्य से बेदखल करने के लिए तमाम हथकंडे आजमाए, मगर हुआ क्या? आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दरअसल जब कोई भी भाषा लोगों के दिलो दिमाग पर रच बस जाती है और जिंदा तहजीब का हिस्सा बन जाती है तो उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे, क्या स्टारडम में फंस गया है साहित्य जगत? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे लीलाधर मंडलोई, राजेंद्र गौतम, राजेश पासवान और वंदना चौबे। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में बात करेंगे साहित्य और स्वतंत्रता के रिश्तों की। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का कटाक्ष होगा राजकवि बनने की होड़ में लगे जन कवियों पर। और अंत में मशहूर शायरा प्रियमवदा इल्हान की गजलें। चाहे साहित्य के मेले हों, पत्र पत्रिकाएं हों या प्रकाशन का संसार, धीरे धीरे साहित्य जगत स्टारडम यानी चंद सितारों के इर्द गिर्द घूमने लगा है, या यूं कह ले कि उनके चंगुल में फंस गया है। इसका नतीजा ये निकला है कि साहित्य जगत पर एक तरह का सेलिब्रिटी कल्चर छा गया है और उसकी वजह से अच्छे साहित्य की कसौटियां भी बदल गई हैं। आज की बहस स्टारडम में फंसे साहित्य पर ही केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई, डॉक्टर राजेंद्र गौतम, डॉक्टर राजेश पासवान और वंदना चौबे। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही लीलाधर मंडलोई जी भी कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे, लेकिन चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र, आपसे मेरा सवाल है कि हिंदी साहित्य में जो स्टारडम है, ये सितारों की महिमा है, ये पिछले कुछ अर्सों से पहले से भी हम देखते आ रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये एक तरह से छा गया है। मतलब जितने भी मेले ठेले होंगे, जितने भी साहित्य के आयोजन होंगे, हर जगह हम देखते हैं कि कुछ चेहरे प्रमुखता के साथ रिपीट होते रहते हैं। एक तरह का स्टीरियोटाइप हमको नजर आता है। ये क्यों है और इसका क्या असर पड़ रहा है? क्या हमारा साहित्य इस स्टारडम के चंगुल में फंस गया है? जी, मैं पहले तो स्टारडम को दो चीजों से अलग करके तब बात करना चाहता हूँ। एक होती है लोकप्रियता और दूसरी होता है लोक नेतृत्व। लोकप्रियता कुछ अर्जित करने के बाद पैदा होती है और लोक नेतृत्व के प्रति कहीं एक उद्देश्य होता है। लेकिन स्टारडम जो है, ये मेरी दृष्टि में एक अलोकतांत्रिक स्थिति से पैदा हुआ है और एक बाजारीकरण जो हुआ पिछले दिनों, उसमें एक दौड़ने की जो आप बात कह रहे हैं कि लोग एक चेहरे के पीछे दौड़ते हैं, चाहे वो विमोचन, लोकार्पण करवाना है, भाषण करवाना है, तो उसका परिणाम ये हुआ है कि हम उसके माध्यम से, किसी के माध्यम से कुछ अर्जित करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम अपने आप को सामने रखने की बजाय हमें मान लो पुस्तक भी लोकार्पित करवानी है, तो हम एक ऐसे चेहरे को लाना चाहते हैं जिसके आधार पर हम चर्चित हो जाए, न कि हमारी पुस्तक कितनी गुणवत्ता रखती है इसके आधार पर हम चर्चित हो। तो मेरी दृष्टि में सबसे पहला जो नुकसान हो रहा है स्टारडम से, वो अलोकतांत्रिकता की स्थिति पैदा जो हो रही है उस रूप में हो रहा है। और जो, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो छोटे से छोटा रचनाकार है और बड़े से बड़ा रचनाकार है, उन सब की सामूहिकता से ही किसी युग का साहित्य महत्वपूर्ण बनता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वो स्थिति एक बाजार की स्थिति ने बिगाड़ दी है। जिन फेस्टिवल्स की आप बात कर रहे हैं, इन फेस्टिवल्स में यही सब हो रहा है और 500 के करीब फेस्टिवल इस समय देश में हो रहे हैं तरह तरह के। उनमें जो उनके प्रायोजक हैं उनको भी आप देख लीजिए, वो किन धंधों में लगे हुए हैं और उन धंधों के द्वारा वो साहित्यकार को कैसे अपने जाल में, अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। यदि आप उनके प्रायोजन के अंतर्गत कुछ सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी आवाज दब जाएगी।
तो ये स्टारडम कहीं हमें उस चकाचौंध जो है वो स्टारडम का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो उसी चकाचौंध में डुबाने की, ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी। डॉक्टर पासवान, आपको क्या लग रहा है, क्या ये स्टारडम आज के समय की एक जरूरत भी बन गया है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक, पाठक, श्रोता इसीलिए पहुंचते हैं कार्यक्रम के में कि उनको सुनना है, उनको देखना है। अब ये और बात है कि उनको देखने सुनने की ललक इस बाजार ने पैदा की है, उनके बारे में इतना प्रचार प्रसार किया गया कि एक आकर्षण उसकी वजह से बिल्ड हो गया और लोग उनको देखने पहुंचते हैं। ये नहीं कि वो क्या कहेंगे, क्या अच्छा कहेंगे जो हमें मुझे मिल सकता है, ये पीछे रह जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप सही कह रहे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सर ने चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्यायित किया है। सर, मुझे लगता है कि सिर्फ साहित्य संसार नहीं, हमारा पूरा समाज ही स्टारडम से ग्रसित है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे हम उनको ही, उन्हीं नकली नायकों और नायिकाओं को देखने सुनने जाते हैं, जिनका काम ही है मतलब किसी और के माध्यम से किसी और चीज का प्रचार करना। वे सब एक मोहरे होते हैं। और पता लगा कि अपने निजी जीवन में वो अंडरवियर और बनियान पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं और वो हमारे नकली नायक बने होते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति के सभी क्षेत्र उससे प्रभावित है। साहित्य भी उससे अछूता नहीं है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जिन पुस्तक मेलाओं की और बाकी सबकी जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये सभी प्रकाशक जो हैं या उनके जो स्पॉन्सर्ड हैं, वो साहित्यकारों को अपना एक मॉडल मान रहे हैं। और उनको लगता है कि पहले, मुझे ध्यान नहीं है कि कोई प्रकाशक जो था साहित्यकारों की जयंतियां मनाता हो या उनके जयंतियों पे बधाई संदेश देता हो या उनके बाकी आयोजन प्रायोजित करता हो, लेकिन एक नए सिरे से हो रहा है। और इसका एक जो कह सकते हैं कि दूसरा पक्ष यह है कि प्रकाशकों को साहित्यकारों के को मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना अलग चीज है, और उन साहित्यकारों की, उन साहित्य की, उस साहित्यकार की बौद्धिक क्षमता का सम्मान करना, उसकी बौद्धिक संवेदना का सम्मान करना, दोनों अलग चीजें हैं। तो प्रकाशकों द्वारा साहित्यकारों की बौद्धिकता का सम्मान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके चेहरे का इस्तेमाल करके, उनके ऑरा का इस्तेमाल करके, उनके फ्रेंडशिप का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। और साहित्य भी एक तरह से उनके लिए प्रोडक्ट बनता जा रहा है। जो साहित्य के संदर्भ में जितने भी आदर्श नैतिक मूल्य थे, वो सब कमजोर हो रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन वो कमजोर हो रहे हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। जी। वंदना जी, अभी जिक्र किया पासवान जी ने, राजेंद्र जी ने भी कहा, लेकिन क्या ये स्टारडम हमारे साहित्य में बहुत पहले से नहीं था? पहले से मतलब मैं, आप अगर 20-30 साल पहले जाएं तो जहाँ नामवर जी होंगे, जहाँ राजेंद्र यादव होंगे, जहाँ अशोक वाजपेयी होंगे या इसी तरह के और लोग होंगे, उनको वो आप बार बार देख सकते हैं। और उसके पहले जाएंगे तो आपको अज्ञे और इस तरह के लोगों की एक श्रृंखला मिलेगी। तो क्या ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है, या इससे पहले सवाल ये उठता कि पहले और आज की स्थिति में कोई फर्क है, या ये उसी का विस्तार भर है? जी, शुक्रिया मुकेश जी। और मुझे थोड़ी आसानी होगी क्योंकि पासवान जी ने और राजेंद्र जी ने काफ़ी भूमिका बना दी है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि सवाल ये नहीं है कि हम उसकी व्याख्या और उसके विश्लेषण में जाएं कि बाजार ने ये किया। और अभी आपने कहा कि स्टारडम तो पहले से ही रहा है, जाहिर सी बात है कि पहले से रहा है। तो अब हमको इसके विश्लेषण और व्याख्या के जरिए इसकी जड़ में जाना होगा। एकदम बहुत ध्यान से आप देखिए कि ये जो स्टारडम है वो पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। स्टारडम से दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत ये होती है कि जो कला निर्माता और कला उपभोक्ता, यानी कला का जो निर्माण कर रहा है और कला का जो उपभोग कर रहा है, उसके बीच जो सामाजिक संरचना है वो निर्मित कौन कर रहा है। सामंती परिवेश में जो कला रची जाती थी वो एलीट लोगों के लिए रची जाती थी, और चूंकि उत्पादन पर उनका अधिकार था तो वो उसी तरह से प्रोडक्ट जैसे अपने हिसाब से तैयार करते थे, वैसे ही कलाकारों, साहित्यकारों और बाकी चीजों को तैयार करते थे और उसी को मान्यता मिलती थी, चूंकि उत्पादन पे उनका अधिकार था। आपने देखा कि सामंती समाज जब रहा और बुर्जुआ संस्कृति आई, मध्यवर्गीय संस्कृति आई और पूंजी का जब वर्चस्व हुआ, तो उसने कैसे सामंती चीजों को ढहा करके एक खास तरह के लोकतांत्रिक पैटर्न के साथ साहित्य को भी और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी शामिल कर लिया। और वो बड़ी क्रांति थी, मतलब सामंतवाद टूटा
और लगभग टूटने की कगार पर भारत में पूरी तरह से तो नहीं टूटा लेकिन टूट ही गया। तो जैसे जैसे सामाजिक उत्पादन में जिसका अधिकार या वर्चस्व या जो वर्ग है, हमें सबसे पहले इस बात को भूल जाना चाहिए कि साहित्य कोई आसमान से उतरी हुई चीज है। जैसे अन्य प्रोडक्ट की तरह और चीजें बाजार में उतरती हैं, समाज में आती हैं, और समाज पर जिसका अधिकार होता है, उसके उत्पादनों पर जिसका अधिकार होता है, वैसे ही साहित्य भी है। और इसीलिए लेखक ठीक है, लेखक एक आदर्श हो सकता है, भारतीय समाज एक भाववादी समाज रहा है और लेखक की बात को एक बहुत अकाट्य सत्य की तरह मानता है, लेकिन लेखक भी अपने समाज के उत्पादन में हिस्सेदारी करता है, लेकिन वो उस तरह से श्रमिक नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशकों से मजदूरी लेकर प्रकाशकों को संपन्न बनाने का काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में पूंजी कैसे संकेंद्रित होकर के एक तरफ हो गई है और एक तरफ सभी एक श्रम का बाजार पूरा निर्मित होता जा वंदना रहा है। जी, इस पूरे प्रक्रिया में स्टार डम की क्या भूमिका है? मुझे ये लगता है कि स्टारडम सिर्फ वही है कि जो जिसका वर्चस्व होगा उसका ही रचनाकार होगा, उसके साहित्यकार होंगे, इसलिए लेखक उसी तरह से बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, पाठक भी क्रिएट किए जाते हैं। पाठक भी कोई बहुत नेचुरल नहीं होते, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पाठक की अपनी समझ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसे निर्मित किया जाता है। जैसे फिल्मकार कहता है कि दर्शक तो यही मांग रहे हैं, वैसे लेखक कहता है कि पाठक तो यही मांग रहा है। लेकिन पाठक और लेखक निर्मित किए जाते हैं, आलोचक निर्मित किए जाते हैं आज के समय के लिए कैसा लेखन चाहिए, और वही नायक में आते हैं। यानी कि जो जिसका वर्चस्व होगा, पूंजी का वर्चस्व है तो ऐसे लेखक नायक बनेंगे। सामंती जब समय था तो वैसे लेखक नायक बने थे, आने वाले समय में जैसा वर्चस्व होगा वैसे लेखक अपने अपने रूप में आएंगे। तो अब हमें तय करना है कि हमें किस तरह की समाज की निर्मिति चाहिए, वैसा हमारा लेखक या हमारा रचनाकार हमारे सामने आएगा। राजन जी, ये बताएं कि ये जो पूरा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक तरह का सेलिब्रिटी कल्चर पैदा किया है, बाजार ने कह लें, प्रकाशकों ने कह लें, जो तमाम मीडिया के संस्थान हैं उन्होंने एक कल्चर पैदा किया है, और उसमें कोई व्यक्ति या कोई रचनाकार किसी और वजह से पॉपुलर हो गया। मान लीजिए मैं मीडिया में हूँ, 20-30 साल से काम कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आ रहा हूँ, और भले ही मेरा साहित्य उस दर्जे का ना हो, लेकिन उसका फायदा मिलके मुझे एक स्टार वैल्यू मिल जाती है और उसको फिर बेचा जाता है और स्थापित किया जाता है कि फला व्यक्ति बहुत महान साहित्यकार हो गया, बहुत महान रचनाकार हो गया। ये जो अधिकचरे स्टार स्थापित किए जा रहे हैं, ये साहित्य में किस तरह का कूड़ा पैदा करते हैं? जी, समस्या यही है मुख्यतः कि जैसा पासवान जी कह रहे थे, उनसे जो बात निकल कर आ रही है कि एक ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से तैयार हो रहे हैं। आप भी जो संकेत दे रहे हैं कि जो अधकचरे माल की बात कर रहे हैं कि एक अलग क्षेत्र का व्यक्ति अन्य कारणों से, ये अन्य कारण बहुत महत्वपूर्ण है। वंदना जी जो उत्पाद की बात कर रही हैं, मैं मानता हूँ एक सीमा तक ही मानता हूँ कि साहित्य एक उत्पाद है, लेकिन सामान्य उत्पादों की तुलना में साहित्य की किस्म अलग है, साबुन नहीं और है, उस तरह का उत्पाद नहीं है साहित्य। तो इसलिए ये जो एक बाजार के कारण आप एक चमक दमक पैदा करके एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं जो असाहित्यिक कारणों से वहां पर उपस्थित है, और उसको साथ साहित्य का गुरुदम जोड़ा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें यहाँ तक कि हमारी जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी कुछ इस तरह का काम कर रही हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, नाम न लिए बिना कह रहा हूँ कि प्रदेश की अकादमी को जैसे हम देखें तो उस अकादमी ने पुरस्कारों की राशि तो 7 लाख रुपए रखी हुई है एक व्यक्ति के लिए, और वो बड़े साधारण स्तर के लोगों को मिल रहा है, ये भी हमने देखा। लेकिन जो वही संस्थान पत्रिका निकालता है, वो एक अच्छे से अच्छे लेख के अधिकतम 800 रुपए देता है। यानी एक सप्ताह में यदि एक अच्छा लेख तैयार होगा तो 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी बनेगी उसकी। लेकिन आपने एक स्टार बना दिया एक व्यक्ति को 7 लाख देकर, और उसका देय भी जो है वो संदिग्ध है अपने आप में। और जो एक लेखक खून पसीना बहाकर आपकी पत्रिका को लेख दे रहा है, उसको आप 800 रुपए दे रहे हैं। तो जैसे फेस्ट में आए हुए व्यक्ति जो है, जिसका आप संकेत कर रहे हैं कि बना दिया गया है उनको आकर्षण का केंद्र, और उसके आधार पर भीड़ जमा
की जा रही है, तो वो जो भीड़ जमा करने का फॉर्मूला ये हर जगह में दिखाई दे रहा है, साहित्यिक संस्थाओं में दिखाई दे रहा है, सरकारों के द्वारा दिखाई दे रहा है, और व्यापारिक जो घराने हैं उनके द्वारा, जैसे पासवान जी कह रहे थे, अपने ब्रांड एम्बेसडर तैयार करके दिया जा रहा है। यह साहित्य के स्वास्थ्य के लिए घातक है। अन्यथा स्टारडम से, जैसा कह रहे हैं पासवान जी, हर क्षेत्र में होते रहे है, लेकिन समस्या साहित्य में यह है कि साहित्य की मूल्यवत्ता इससे घट रही है, ये मैं मानता हूँ। जी, तो डॉक्टर पासवान, देखिए, प्रकाशन उद्योग तो मुनाफे के लिए चलता है, और प्रकाशकों को वो सारे चीजें करेंगे, और वो भी पश्चिम से जो मॉडल लेकर आए हैं, जो पश्चिम कर रहा है, पश्चिमी देशों में हो रहा है, वहां भी स्टार खड़े किए जाते हैं और फिर उसके आधार पर कृतियों को बेचा जाता है। वो मॉडल यहाँ भी अपना लिया है प्रकाशकों ने, और उसके आधार पर वो ये कर रहे हैं। चिंता तो साहित्य जगत को होनी चाहिए, जो हमारी साहित्यिक संस्थाएं हैं उनको करनी चाहिए कि हम इस आंधी में बह जाएं, या थोड़ा रुककर सोचें कि हमें किस तरह से साहित्य को एक आकार देना है। ये चिंता वहां क्यों नहीं है? आपकी चिंता वाजिब है, और एक सूक्ति है ना कि सर्वे गुना कांचनमा श्रयंती। तो चूंकि प्रकाशकों के पास ही अधिक धन है, साहित्यिक संस्थाओं के पास धन की बहुत कमी है, और खास करके जो राज्य द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं उनमें उनकी संरचना ऐसी होती है कि वो सब भी एक तरह से टोकन के रूप में ही महत्वपूर्ण साहित्यकारों को अपने जगह देती है। बजट भी उनके यहाँ बहुत कम होता है, और उनके द्वारा आयोजन भी बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। स्टारडम वाली जो बात है, देखिए, स्टारडम को अगर हम मोटे अर्थों में समझाएं तो स्टार एक ऐसी चीज जो हमारी पहुंच से दूर हो लेकिन चमकीली हो, थोड़ा सा उसकी अपनी रोशनी आती हो। हमें लगता है कि जो साहित्य में भी और बाकी अन्य चीजों में भी ऐसी चीजों की अधिक आवक बढ़ गई है जो हमारी पहुंच से बाहर होती है, लेकिन उनका तड़क भड़क अधिक होता है, चमकीली होती है। ऐसा लगता है कि किसी के सपनों का राजकुमार या राजकुमारी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें इसमें निर्मित की जा रही है। ये सही है कि अर्थ ही सारी चीजों को नियंत्रित कर रहा है। अगर साहित्यिक संस्थाओं के पास भी पर्याप्त मात्रा में धन हो तो वो अपने लिए भी उन्हीं पुराने नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ा सकती हैं, जो कभी किसी समय में हिंदी साहित्य सम्मेलन या राजभाषा प्रचारणी समिति और बाकी अन्य जो संस्थाएं काम कर रही थी। लेकिन हमारे राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा उन पुस्तक की संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, म्यूट कर सकते हैं आप। जी, म्यूट कर ली। जी, तो जो सरकारों द्वारा उन साहित्यिक संस्थाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, सरकारों द्वारा भी लगता है कि हर साहित्यिक संस्थाओं को, उनको लगता है कि उससे हमारे वोट बैंक में कितनी वृद्धि होगी, जो सत्ताधारी सरकार है उनका वोट बैंक कितना बढ़ेगा। तो उसी तरीके से वो पुरस्कारों को भी देते हैं, उन संस्थाओं के भी आयोजन होते हैं और उसमें सारी क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। तो ये सारा कुछ धन और राजनीति इससे जुड़ा हुआ है, और उसके बीच में मैं फिर भी यह कह रहा हूं कि साहित्यकार इन सभी दबावों को सहते हुए, साहित्यकार ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। और उसमें ऐसे बहुत से साहित्यकार हैं जो इस सभी दबावों के साथ भी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें 1 साल 2 साल में तत्काल प्रसिद्धि नहीं मिले, उनकी रचनाओं को कुछ वर्षों बाद लोग जाने, लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सिर्फ वही लोग नहीं कर रहे हैं जो हर दिन किसी फेसबुक या किसी ट्विटर पे अपनी किताब की तस्वीर के साथ, किसी प्रकाशक की फोटो के साथ आते हैं, वही लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी जो अच्छा काम कर रहे हैं। और चूंकि पाठकों में भी उस तरह की प्रवृत्ति है, पाठक भी उन्हीं को दिखता है जो लगातार उसके आसपास दिख रहा है, जबरन दिख रहा है। जो दिखेगा सो बिकेगा वाला जो टैगलाइन है, उन्हें जबरन दिखाया जा रहा है मीडिया द्वारा, बाकी सोशल माध्यमों द्वारा, एक अलग व्यापारिक मुहिम का हिस्सा बना करके। तो उनके साहित्य को भी लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे अलग भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। देर सवेर उनको भी तवज्जो मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, वंदना जी, ये जो प्रकाशन उद्योग है उसमें कई और चीजें हो रही हैं, जो नकली फर्जी स्टार बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मसलन कोई ऐसा नौकरशाह है या किसी पेशे में बहुत संपन्न है,
कुछ वहां चमक उसने हासिल की। अभी अन्य की बात राजेंद्र जी ने की है। तो उन इस तरह के रचनाकारों को, जो कि वास्तव में रचनाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या स्तरीय नहीं है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, उनको नायक के तौर पर, और फिर वो साहित्य ही पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जो अच्छा साहित्य है वो दरकिनार हो रहा है और ये अधकचरे साहित्य की प्रतिष्ठा हो रही है। ये जो गड़बड़ी पैदा कर रही है पूरे साहित्य संसार में स्टारडम के साथ साथ, इसको कैसे देखा जाए? हाँ, मुकेश जी, मैं राजेश जी की बात से शुरू करूंगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर सरकारी संस्थानों को पर्याप्त धनराशि या आर्थिक दिक्कतें कम हो तो उस लेखकों की मदद या साहित्यिक संस्थाओं की मदद हो सकती है, ऐसा मैं नहीं मानती। मैं इसलिए ऐसा नहीं मानती कि बहुत साफ है कि राज्य और कॉरपोरेट मिल करके पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और वो साहित्यिक संस्थान भी उससे अछूते नहीं है। आप लोग बिल्कुल साफ साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो आर्थिक ढांचा अगर उनके पास भी होगा तो वो किसकी मदद करेंगे, राज्य किसकी मदद करेगा, ये तो उसके अपने हितों पर, किस वर्गीय हित पर है उस पर डिपेंड करता है। तो वो स्टार भी तय करेगा, वो आलोचक भी तय करेगा, वो विश्वविद्यालय में ऐसे लेखकों की खेप तैयार करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट, संगोष्ठियों और योजनाओं को तय करेगा जिससे वो अपने वर्गीय हित के हिसाब से लेखन तैयार कर सके। अब इसके लिए मैं नियतिवादियों की तरह ये नहीं मानती हूँ कि एक दिन जो अच्छा लिख रहा है, जो बाजार में नहीं है या बाजार के मापदंड के अनुरूप उसका लेखन नहीं है, इसलिए पाठकों के बीच वो जा नहीं पा रहा है या उसे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रकाशक और राज्य और सबके अपने अपने हित के हिसाब से किताबों को पहुंचाया जा रहा है। अमेजन भी उसी को पहुंचाता है जो ज्यादा ज्यादा, जहां पूरा मतलब आप समझिए मिली भगत है। मैं संक्षेप में बोल रही हूँ, समय होता तो मैं बताती कि इसके भीतर की जड़ें कहाँ हैं। तो वो तो लेखक जो जेन्युइन लेखक होगा, जो जो एक्सचेंज के लिए, जो लोकप्रियता के लिए उस तरह नहीं लिख रहा होगा, वो तो आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नियतिवादी की तरह ये मानकर बैठे कि एक दिन उसको उनको पहचान लिया जाएगा, एक दिन समय आएगा जब उनको देख लिया जाएगा। हम इस तरह से नहीं सोचते। मैं इस तरह से सोचती हूँ कि इसके लिए हमें लड़ना होगा, और लड़ना मतलब हवा में तलवारबाजी से नहीं लड़ना। इसके लिए ये होगा कि हमें उत्पादन के उन संबंधों को समझना होगा। उत्पाद की तरह लेखन साबुन नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त ढंग से वो आपके कल्चर को चेंज करता है जो आपको पता ही नहीं चलता। वो आपको, आपके पूरे दिमाग और मानसिकता को चेंज करता है। वो साबुन नहीं है लेकिन वो है, वो आपको चेंज करता है। तो उसे चेंज करने के लिए हमें बराबर इसी मार्केट, इसी बाजार, इसी दुनिया के बीच अपने पांव जमा कर उनको अपदस्थ करने के लिए अपनी तरह का साहित्य सामने लाना होगा। न कि हम लिख रहे हैं, हमको बाजार से मतलब नहीं, एक दिन दुनिया हमें पहचान लेगी, इस तरह से नहीं होगा। हमें इसी तंत्र, इसी टेक्नोलॉजी, इसी बाजार का इस्तेमाल उन तमाम मेहनत कशों आम जनों के साहित्य के लिए, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। उन्नत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप कहाँ लड़े, किससे लड़ेंगे? आप पुराने जमाने की लड़ाई से आप नहीं चल सकते हैं और ना आप नियतिवादी बन सकते हैं। इसको मैं नहीं मानती कि जी, एक आदमी। तो राजन जी, अगर इसको एक और तरह से देखा जाए कि जैसे इस तरह के लिट फेस्ट होते हैं तो उसके पैरेलल दूसरे तरह के लिट फेस्ट जी आयोजित किए जा रहे हैं। अगर इस तरह के स्टार मार्केट बना रहा है तो हम उस तरह के स्टार निर्मित करें, उनको समाज में प्रतिष्ठित करें। क्या ये एक प्रक्रिया हो सकती है? इस पर जोर देकर हम इस स्टारडम से किसी हद तक बच सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल खारिज कर सकते हैं, लेकिन एक विकल्प अपने पाठकों के सामने हम बेहतर विकल्प रख सकते हैं कि ये है दरअसल असली सितारे, अगर आप सितारे ही चाहते हैं तो। हाँ, वंदना जी ने अपने वक्तव्य में यही सूत्र छोड़ा है अंत में कि हमें एक समानांतर मंच और माध्यम तैयार करने होंगे। जयपुर का जो लिटरेरी फेस्टिवल था, इसके समानांतर जयपुर में ही एक समानांतर फेस्टिवल आयोजित करने का प्रयास किया गया और काफी हद तक वो सफल भी रहा। और वो तभी तक सफल हो सकता है जब हमारी सहभागिता जो है वो संघर्ष को साथ लेकर और जन चेतना को साथ लेकर चले, तो हम समानांतर, और केवल फेस्टिवल का रूप हो ये जरूरी नहीं है, सामान्य लोक मंचों को हम तैयार कर सकते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम गांव कस्बों में भी उस तरह के साहित्यिक आयोजन यदि समानांतर रूप से करें जो सरोकार सामने रखे हुए हैं, तो भले ही ये मार्केट जिसकी बात वंदना जी कर रही है बहुत हमें फंसाए हुए है, लेकिन हम इससे मुक्ति का एक रास्ता कहीं ना कहीं खोज सकते हैं। एक समानांतर व्यवस्था की जरूरत है निश्चित रूप से, चाहे वो सोशल मीडिया में हमें प्राप्त हो, चाहे वो समानांतर मंचों में प्राप्त हो। कस्बों शहरों में जो फेस्टिवल्स हैं, ज़्यादातर ये
महानगरों में होने वाले आयोजन ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। यदि इन्हीं के समानांतर हम छोटे छोटे कस्बों में आयोजन करते हैं तो इसमें हमें कुछ सक्रियता से काम करना होगा, और ये तभी संभव हो सकता है जब रचनाकार इस बात को समझे कि जिस तरह से एक ये व्यवस्था कॉर्पोरेट की हो और उसके माध्यम से प्रकाशकों की हो, वो जो शोषण कर रही है उस शोषण के शिकंजे से कैसे मुक्त हुआ जा सके, यही एकमात्र माध्यम है और यही जरिया है जिससे हम कर सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से एक आशा है इससे, लेकिन सरल तो नहीं है, थोड़ा संघर्ष का रास्ता है। एक सांगठनिक संघर्ष यदि होगा तो सफलता हमें मिलेगी। पासवान जी, मैं एक और इसके पहलू पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि बहुत सारी जो लिटिल मैगजीन कहते हैं, लघु पत्रिकाएं हैं, जो कि बाजार पर उस तरह से निर्भीत नहीं है, जो कि सत्ता पर निर्भर नहीं है, कारपोरेट पर निर्भर नहीं है, लेकिन वो भी इस होड़ में फंस जाती हैं, फंसी दिख रही हैं हमें। वो भी किन कहानीकारों को छापे तो ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, चर्चा होगी, ये मोह वो क्यों नहीं छोड़ पाते? वो क्यों साहित्यिक कसौटियों पर अपनी पत्रिकाओं को आकार देते? हाँ, आपकी चिंता वाजिब है, और मैं वंदना जी और राजेंद्र सर की बात से भी मैं अलग पैरेलल भी इस तरह के फेस्टिवल और इस तरह के आयोजन होने चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र कुशवाहा जी गोरखपुर के आसपास वो इस तरह से आयोजन उनको करते हैं। लेकिन जहां तक पत्रिकाओं का मसला है, देखिए सबको एक नए पाठक वर्ग की तलाश रहती है, और हमारा जो पाठक वर्ग है उसमें भी बहुत बदलाव आया है। हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी अलग किस्म के हुए हैं, हमारे क्लासरूम की संरचना भी बदली है, उनकी प्रायोरिटी भी बदली है, और प्रायोरिटी में जो साहित्य के संदर्भ में जितने भी नैतिक आदर्शों को लेकर के जो हम साहित्य और साहित्य से जुड़े हुए हिंदी के अध्यापक और विद्यार्थी के समय में हुआ करते थे, उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। तो चीजें जब बदल रही हैं और उसी बदलाव के कारण जो पत्रिकाओं के और उनसे संबंधित लेख सामग्री दोनों चीजें भी उसी अनुरूप बदल रही है। और मुझे लगा कि हम भले ही उसे अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन वो बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव कह सकते हैं कि समय की अपने समय की मांग है। जी, अंतिम टिप्पणी वंदना जी आपकी, क्या हिंदी साहित्य के जो गंभीर रचनाकार हैं, आलोचक हैं, चिंतक हैं, क्या उनको उन सितारों को प्रश्नांकित नहीं करना चाहिए? उनको उनके खोखलेपन को उजागर नहीं करना चाहिए? उसमें थोड़ा ज्यादा थोड़ा साहस का परिचय देना चाहिए, क्योंकि एक भिड़ंत तो होगी ऐसे फर्जी सितारों से। वो भी नहीं दिखलाई पड़ता है। उस मामले में भी हमारा साहित्यिक समाज भीरू दिखाई पड़ता है, डरपोक दिखाई पड़ता है। जो साहित्य का नेतृत्व है वो क्यों नहीं, वो क्यों खामोश है? अब देखिए मुकेश जी, अभी अभी एक आंदोलन तो क्या कहूंगी, एक पूरी धारा चला रहे थे, कुछ लोग चला रहे हैं, नई वाली हिंदी, लुगदी साहित्य। वो कहते हैं कि अगर आपको विश्व स्तर पर हिंदी को पहुंचाना है तो आपको मार्केट के हिसाब से, उसके मापदंडों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारी मुहिम तो ये रहती है, हो सकता है वो छोटी छोटी जगहों पर, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बटे हुए हों, तो अब उसका एक संयुक्त मोर्चा हमें होना चाहिए कि हमें किन ताकतों से, बाजार की किन ताकतों से लड़ना है, और पुराने जो सामंती अवशेष के लेखक है उनसे भी लड़ना है। और इसलिए जैसे अभी राजन जी ने पीएलएफ, पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल, जो पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में पहले था, बाद में पीपल्स लिटरेचर हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां पैरेलल और पीपल्स के ही आधार पे हम नहीं समझ रहे। हमें देखना होगा कि वो दरअसल एकदम नीचे तबके के सौंदर्य, उनकी समस्या, उनकी चीज, अगर आप उससे जुड़ेंगे नहीं तो वो आपके साथ आपकी चीज नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक वर्ग अपनी चीज पढ़ता है, वैसे ही नीचे का वर्ग जो काम कर रहा है उसे भी उसकी समस्या जैसा लेखन मिलेगा तो निश्चित पढ़ेगा, तब वो आपसे जुड़ेगा। तो लघु पत्रिकाएं की भी बात हो रही थी, तो वो भी पूंजी पर डिपेंड है, उनका भी काम उसके बिना चल नहीं रहा है, तो उनकी मजबूरी है कि, तो अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं, हमें पूंजी में तो जाना ही जाना है, ये इतिहास का क्रम है, लेकिन हमको उसके साथ उसमें पड़े नहीं रहना, स्ट्रगल करना है। तो हमें, हमारा पहला जो काम होगा, सामंती जो लेखक रहे हैं जिनकी बहुत सी कमियां रही हैं, जिनको साहस के साथ खारिज करना, और जो समानांतर अभी ही जो चला रहे हैं, बाजार के हिसाब से आपको ढाल के एक लुगदी साहित्य बनाना चाहते हैं, उनसे भी लड़ना। ये दो तरह का काम होगा, और ये काम तभी होगा, निश्चित तौर पर तभी होगा, जब हम बिल्कुल कामगार, मेहनतकश और आम आदमी की समस्या को ठीक उनके अनुरूप प्रैक्टिस में जाकर, उनको समझकर उनका साहित्य रचेंगे।
मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे पाठक तैयार होंगे और वो उनको अपदस्थ करेंगे एक समय पर। लेकिन ये बड़ा काम होगा, राजन जी जो कह रहे थे, लेकिन प्रतिबद्ध लेखकों की जमात अगर खड़ी होगी तो कम में भी ये काम निश्चित तौर पर होगा। जी, अंत में एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर राजेंद्र आपकी, कि क्या ये स्टारडम की जो हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर सचमुच में साहित्य जगत में कोई थोड़ी बहुत चिंता है? और चिंता है तो क्या इससे निपटने का कहीं कोई कोई हलचल, कोई सक्रियता, कोई संकल्प दिखता है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। कम ही चिंता नजर आती है। इसका कारण मुझे ये नजर आता है कि हाल के उदाहरणों को जो देखें, चाहे वो वर्तमान में ही होने वाले फेस्टिवल्स हों, उसमें बहुत थोड़े नामों को छोड़कर ज्यादातर वे लोग भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं जो प्रतिरोध का साहित्य रचने का दावा करते हैं। लेकिन बिल्कुल निराश होने की भी स्थिति नहीं है। अभी हमने लिटरेरी फेस्ट के संबंध में ही शंभुनाथ जी का, जो आगत के संपादक हैं, उनका वक्तव्य फेसबुक पर ही पढ़ा। वो हमें आशा दिलाता है और जगाता है हमारे मन में कि ऐसे संघर्ष के स्वर भी मौजूद हैं। और जब तक हम, जैसे जन सामान्य तक पहुंचने की बात वंदना जी कह रही है, कि ये संकल्प हर लेखक के मन में नहीं होगा, उस लेखक के मन में जो उत्तरदायित्व को समझता है। जो केवल आत्म प्रतिष्ठा के लिए लिख रहे हैं, उनसे तो हम अपेक्षा कर नहीं सकते। तो ये तय है कि प्रतिरोध कम है इस समय, लेकिन मौजूद है और उसकी जरूरत है। वह संकल्प जरूरी है, नहीं तो फिर साहित्य जो है अपनी भूमिका जो उसको अदा करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा, ये तय। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस गंभीर चर्चा के लिए। स्टारडम और उसमें फंसा हिंदी साहित्य, साहित्य जगत, और उससे निकलने की छटपटाहट, बेचैनी है या नहीं, या एक तरह की बेबसी परसरी हुई है, और हम जाकर उसके सामने हाथ खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार। भारतीय सभ्यता में निजी मुक्ति या मोक्ष की अवधारणा तो थी, मगर सामूहिक स्वतंत्रता की कोई अवधारणा नजर नहीं आती है। गांधी जी ने सबसे पहले इस सामूहिक मुक्ति के विचार को फैलाया और आंदोलनों के जरिए उसे संभव बनाया। इसीलिए 1947 में पहली बार देश सचमुच में सामूहिक रूप से स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज उस स्वतंत्रता में लगातार कटौती की जा रही है। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी का कहना है कि साहित्य के सामने आज इसी स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखने की चुनौती है, संघर्ष है। देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में इस बार हम बात करेंगे स्वतंत्रता और साहित्य पर। हमारे कवि मित्र पवन करण ग्वालियर के हैं और उन्होंने कुछ समय से अपने घर पर ही एक विचार गोष्ठी की श्रृंखला चला रखी है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र नायकों के बारे में बारी बारी से विचार होता है। मैं ग्वालियर गया हुआ था तो उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया कि मैं इस गोष्ठी में भाग लेकर कोई वक्तव्य दूं। तो मैंने जो विषय चुना वो था स्वतंत्रता और साहित्य। एक तो इसलिए भी कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक चरित्र नायक राजनीति और सीधे संग्राम से अलग, पर स्वतंत्रता का पक्षधर और स्वतंत्रता को अग्रसर करने वाला चरित्र नायक साहित्य भी था, कलाओं के साथ साथ। बल्कि इस पर भी हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है कि कई क्षेत्रों में, मसलन साहित्य, कलाओं, सृजन, चिंतन,
विज्ञान आदि में हम राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल करने के पहले स्वतंत्र हो चुके थे। जब आज़ादी के 50 वर्ष मनाए जा रहे थे तो मैंने अंग्रेजी में एक लेख लिखा था, फ्री बिफोर फ्रीडम। उसकी मुख्य स्थापना ये थी, और जो स्थापना मुझे लगता है कि आज भी प्रासंगिक है, कि अगर उस समय के हम बड़े लेखकों मसलन रविंद्रनाथ, गांधी, अरविंदो, अंबेडकर, नेहरू, प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, अज्ञे, वल्लतोल, सुब्रमण्यम भारती, फकीर मोहन सेनापति, काजी नसरुल इस्लाम आदि का स्मरण करें तो ये सब लोग एक औपनिवेशिक सत्ता के अधीन गुलाम रहते हुए भी स्वतंत्र चेता लेखक थे। ये स्वतंत्र मानसिकता के लेखक और कलाकार थे, और इसमें चिंतक भी शामिल थे, और संगीतकार, नृत्यकार, रंगकर्मी, इनकी बड़ी संख्या थी। तो जो स्वतंत्रता हमको 1947 में मिली, उस स्वतंत्रता को अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने पहले ही स्वायत्त कर लिया था। और स्वतंत्रता का जो मुख्य गुण है, प्रश्नांकन, असहमति, परस्पर संवाद, विवाद, ये सब साहित्य, कलाओं और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र बोस, सीवी रमन इत्यादि। अब एक दूसरी बात, जब स्वतंत्रता के 15 वर्ष हो रहे थे तो मध्य प्रदेश में हमने एक आयोजन किया था, उत्सव 73 के नाम से। उसमें दो गोल मेजें थीं लेखकों की, एक हिंदी के, एक उर्दू के, और जिसका विषय था स्वतंत्रता का अर्थ। उसमें श्रीकांत वर्मा ने अपने एक निबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में स्वतंत्रता की अवधारणा थी ही नहीं, मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की अवधारणाएं थीं, जो कि निजी मुक्ति, निजी मोक्ष, निजी सामूहिक मुक्ति का कोई कल्पना नहीं थी। और इस कल्पना को, इस अवधारणा को, यानी स्वतंत्रता की अवधारणा को महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन शुरू करके और स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप देकर महात्मा गांधी ने बदला निजी मुक्ति की अवधारणा को सामूहिक मुक्ति की अवधारणा में, यानी स्वतंत्रता की अवधारणा। अब यूं आप देखें तो इन दिनों हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता पर कोई खास खतरा नहीं है। थोड़ी बहुत नोकझोंक चीन से सरहदों पर होती रहती है, शायद पाकिस्तान से भी कुछ होती रहती है, लेकिन ये तो हस्बे मामूल है, और इससे हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई गहरा खतरा आयत नहीं है। लेकिन बौद्धिक, सामाजिक, सर्जनात्मक और वैचारिक स्वतंत्रता पर हर दिन प्रहार हो रहा है, और ये ज्यादा खतरनाक बात है। यानी जो स्वतंत्रताएं हमको राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के पहले से मिली हुई थी, जो हमने अपने सर्जनात्मक, बौद्धिक, चिंतन परक संघर्ष से हासिल की थी, उन पर खतरे मंडरा रहे हैं। उस स्वतंत्रता में हर दिन कुछ कटौती करने की कोशिश की जा रही है, और कई बार तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी स्वतंत्रता में कहाँ कटौती कर दी गई, किस नियम में, किस कानून में, किस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन कर दिया गया जिसका हमको पता भी नहीं है, लेकिन जो
अंततः हमारी बौद्धिक या वैचारिक स्वतंत्रता में कोई कटौती कर रही है। एक ऐसा लोकतंत्र इस समय बन गया है जिसमें नागरिकों पर निगरानी है, और वो निगरानी करने वाला तंत्र अदृश्य है और उसको प्रश्नांकित करने की सुविधा या कि आजादी नहीं रह गई। तो इस समय स्वतंत्रता को लेकर साहित्य के कम से कम 3 संघर्ष हैं। एक कि वो अपनी स्वतंत्रता बचाए रखे और सत्ता से सच बोलने का दुस्साहस करता रहे, ये उसका पहला संघर्ष। उसका दूसरा संघर्ष है कि साहित्य इस समय भाषाओं की मानवीयता बचाने का संघर्ष भी है, क्योंकि भाषाओं में इतनी घृणा, झूठ, भेदभाव, अन्याय भर दिया जा रहा, हिंसा, हत्या की मानसिकता भर दी जा रही है कि उनकी जो सहज मानवीयता है वही खतरे में है। तो साहित्य का दूसरा संघर्ष भाषा को बचाने का है, उसकी सकल और सहज मानवीयता में। और तीसरा संघर्ष है कि इन संघर्षों में फंसने के कारण कभी कभी साहित्य अकेला पड़ जाता है, कभी कभी साहित्य निहत्था हो जाता है। हमारा समय ऐसा है जिसमें बाजार, धर्म, सत्ता, राजनीति आदि ने मिलकर साहित्य को अकेला कर दिया है, उसको एक ऐसी रणभूमि में ढकेल दिया है जहां वो अकेले लड़ने को विवश और अभिशप्त है। साहित्य का एक संघर्ष इस अकेले पड़ जाने से न घबराने का संघर्ष भी है और स्वतंत्रता की लौ चलाए रखने का संघर्ष भी है। मित्रों, साहित्य का काम यूं तो कभी आसान नहीं होता, पर हमारे समय में तो वो बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी स्वतंत्रता को बचाए रखने की, जिलाए रखने की, उसकी कटौतियों के प्रति हमको सजग रखने की है। और ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि अच्छा और सच्चा साहित्य बखूबी हिम्मत और हिकमत के साथ निभा रहा है। कुछ कवि जनकवि बनना चाहते हैं, कुछ राजकवि बनना चाहते हैं। राजकवि बनने के चक्कर में कवि दरबारी कवि बन जाते हैं, सत्ता की चाकरी करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी कविताई से भी हाथ धो बैठते हैं। जाने माने व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आज कवियों की राजकवि बनने की इस हसरत पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। तो इस बार एक रचना प्रस्तुत है कि कवि के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जनकवि हुआ जाए या राजकवि हुआ जाए। देखिए, कवि के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न है आजकल तो बहुत ज़्यादा। कुछ लोग देखिए जनकवि बनने के लिए ही पैदा हुए, पर उन विचारों की बात हम नहीं करते, वो तो अब भुगतेंगे, जो हो गया बनेंगे जनकवि। पर अक्सर वे लोग हैं जो राजकवि बनने ही कविता में आए थे। राज दरबार का हिस्सा बनना ही उनका जीवन ध्येय था। कविता नहीं थी,
कविता से कोई मतलब नहीं था, कवि बन गए। कविता को तो वो राज दरबार में घुसने की सुरंग खोदने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अरे कविता से काहे का लगाओ, सुरंग खुद गई, दरबार में घुस गए, अब काहे की कविता फविता, वे दरबार के हैं, कविता के नहीं हैं, कविता के वे थे ही नहीं। हम अभी ऐसे खालिस दरबारी कवि की वैसे बात नहीं कर रहे, हम उन जन कवियों की बात कर रहे हैं जो सच्ची और बहुत अच्छी कविता लिख रहे और अचानक ही राजकवि बनने के फेर में पड़ गए। जन कवि होते होते थक गए शायद, या फिर तुकबंदों को दरबार में ठाठ से दुशाला ओढ़ते, तिलक लगवाते, अशर्फियां बटोरते देख के बौखला गए और खुद इस कोशिश में लगे कि ये तो हमको मिलना चाहिए। अभी तक वे बस कविता करते थे, अच्छी कविता करते थे, अब वे राजकवि बनने की दौड़ में लग गए। औरों की ठाठ देखकर बेचैन हैं क्या कि वे कैसे बढ़िया राजकवि बन गए, कोर्स में आ गए, अकादमी में घुस गए, सलाहकार समिति में आ गए, दरबार में उनकी कुर्सी हो गई, राजा के चरणों के ठीक पास का छोटा सा आसन मिल गया कवि को। राजा के पास रखे आसन हमेशा छोटे होते हैं ताकि बैठने वालों को उनकी औकात पता रहे। ये आसन छोटे भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, संकरे भी होते हैं और कांटेदार भी होते हैं। आसन गड़ रहा है पर कवि मुस्कुरा रहा है, नितंब में कांटे गड़ रहे हैं और होंठों पर कविता है। देखिए क्या अद्भुत दृश्य है। पर ऐसे राजकवि बनने के लिए जनकवि बेचैन हुआ जा रहा है इनके ठाठ देख के, तथाकथित उस कुर्सी में विराजने के चक्कर में, और अब वो कोशिश में लग गया है कि मैं राजकवि बन जाऊं, और इस चक्कर में कविता छूट गई उसकी कलम से। वो जान नहीं पा रहा कि जब आप राजकवि बनने की कोशिश करते हो तो आपके हाथ से कविता छूट जाती है, कलम छूट गई आपके हाथ से। वे हाथ, क्योंकि हाथ अब मंत्रियों के चरण पखारने में व्यस्त हो जाते हैं। उसकी जुबान भी से कविता नहीं निकलती, उसकी जबान सिपह सालारों की विरदावलियां गाने में हलकान रहती है। वो सरस्वती माता के मंदिर में परिक्रमा का समय नहीं निकाल पाते उसके चरण तो दरबारियों के पीछे भागने में व्यस्त हो जाते हैं। सिर उठाकर कविता की डायरी देखता नहीं वो, उसने यानी कब से उन कागजों की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि सिर तो जनानी ड्योड़ियों के सिजदे में फुर्सत पा नहीं रहे, वहीं झुके हुए हैं। एक कविता को छोड़कर राजकवि बनने के लिए वो सब करना पड़ता है जो कविता के लिए नहीं। जिस कलम से कविता रचनी थी उससे पुरस्कारों के प्रार्थना पत्र और दरबारी मानपत्र भरे जाते हैं। आवत जात पनैया घिस गईं और दरबारियों और नवरत्नों के जूते सिर पर ढोते ढोते बाल झड़ गए। इतना किया, पर कई बार ऐसा होता है कि इतना करने के बाद भी आप राजकवि नहीं बन पाए। अब ना आप राजकवि रहे और ना जनकवि रहे। कितने ही जनकवियों की कब्रगाह है दरबार के प्रांगण में इस तरह। पर मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं कविता करने से ही संतुष्ट रहता है एक जनकवि। क्या है ऐसा राजकवि बनने में? एक तो यह है कि जनकवि बेचारा कई बार आर्थिक परेशानियों में फंसा रहता है। एक कट चाय की तलब, एक नया कुर्ता बनवाने का मन, कल का राशन, बच्चे की दवा का इंतजाम, अभावों की कमी नहीं है, और कविता से वो समृद्ध है, कविता की समृद्धि है और समृद्धि नहीं उसके पास। काव्य धन के कारण ठाठ भी है जनकवि के, ठाठ हैं, उसे दरबार की तरफ पीठ करके खड़े होने में डर नहीं लगता। राजकवि ऐसा खड़े होने की सोच भी नहीं सकता कि पीछे की तरफ पीठ कर दे, पीछे सिंहासन हो, उसे डर लगता है। दरबार कब राजकवि के पिछवाड़े लात मार दे ये कहना बेहद कठिन है। पर जनकवि के ठाठ हैं, उसका सीना तना है, गर्दन सीधी है, और राजकवि की आंखें इतनी झुकी हैं बादशाह के सामने कि पता ही नहीं चलता कि इस बंदे की अपनी कोई दृष्टि है भी कि नहीं। राजा से दुशाला, राजा से मोहरे, राजा से आशीर्वाद, सिंहासन के आसपास मंडराते हुए वह अपना वह कीमती समय नष्ट करता है जीवन का जो उसे कविता रचने में खर्चना था। कविता का कमंद फेंक कर राजा की गोद में चढ़ गया बस, और अब कविता रचनी बंद। तो ऐसा तो राजकवि, और अकादमी में बैठा हुआ राजकवि
लाख चाहे कविता हाथ से निकल जाती है उसके, वो जन कवि की तरह कविता नहीं लिख पाता। तो सच्चा जन कवि, मेरा कहना यह है, हमेशा राजकवि बनने से बचेगा। सच्चा जन कवि कभी राजकवि नहीं बनता, याद रखें। जन कवि की हरकतों और ऐसे जन कवि पर हमेशा राजसत्ता की निगाह भी रहती है। वो उसे किसी तरह से फुसलाना चाहती है। राजा उसे सम्मानित करके, यहाँ वहाँ का सदस्य बनाकर राजकवि जैसा बाना पहनाने का प्रयास करता है, और बहुत से जनकवि दरबार के झांसे में आ भी जाते हैं, याद रखिए। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वे जनकवि रहते हुए भी राजकवि की भाषा बोलने लगे, कब वे दरबारी किस्म के जनकवि हो गए। देखिए, एक राजकवि, एक जनकवि और एक दरबारी किस्म का जनकवि, ये पता ही नहीं चलता उनको, और सत्ता उनको धीरे से जनकवि रहते हुए राजकवि बना देती है। मुझे बस इस जनकवि की चिंता है, जो जनकवि है पर दरबार की भाषा बोलने लगा, खरा सोना था और मिट्टी हुआ जा रहा है। ऐसे बहुत से जनकवि हैं इन दिनों, ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में रचने वाली प्रियंवदा इल्हान ने बहुत ही कम अरसे में एक मुकम्मल शायरा के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी आवाज़ शेरो अदब की दुनिया में बहुत शिद्दत से गूंज रही है। उनकी शायरी में रिवायत भी है और आधुनिकता का पुट भी। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी चंद गजलें। ताना बाना के सभी सामीन और नाजरीन को प्रियंवदा इल्हान का आदाब। दोस्तों, बेहद खुशी हो रही है आपसे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुखातिब होते हुए, और ये मुमकिन हो पाया शाद साहब के हुक्म की वजह से। शाद साहब की इच्छा थी कि मैं आप सबके सामने अपना कलाम पेश करूं, तो बिला ताख़ीर मेरी पहली गज़ल मुलाहिज़ा फरमाएं। मतला है, इश्क में सुनते तो थे, इश्क में सुनते तो थे लुत्फ़े जवानी और है, इश्क में सुनते तो थे लुत्फ़े जवानी और है, जो मगर गुज़री है हम पर, जो मगर गुज़री है हम पर, वो कहानी और है। इश्क में सुनते तो थे लुत्फ़े जवानी और है, जो मगर गुज़री है हम पर, वो कहानी और है। लफ्ज़ कुन से एक दुनिया खल्क़ करना था कमाल, लफ्ज़ कुन से एक दुनिया खल्क़ करना था कमाल, कुन के आगे जो हुआ उसकी कहानी और है। लफ्ज़ कुन से एक दुनिया खल्क़ करना था कमाल, कुन के आगे जो हुआ उसकी कहानी और है। एक ज़ख्मे दिल से फूटे मुख्तलिफ़ रंगों के दुख, एक ज़ख्मे दिल से फूटे मुख्तलिफ़ रंगों के दुख, है अलग खूने जिगर आँखों का पानी और है अलग खूने जिगर आँखों का पानी और है। एक से दिल है जुदा लेकिन धड़कने के सबब, एक से दिल है जुदा लेकिन धड़कने के सबब, रायगा तो सब हैं लेकिन राय गानी और है, रायगा तो सब हैं लेकिन राय गानी और है। और इस गज़ल का आखिरी शेर, लम्हा लम्हा खींच कर बरसों चलाते हो जो तुम, लम्हा लम्हा खींच कर बरसों चलाते हो जो तुम, ये हक़ायदे बामुशक्क़त ज़िंदगानी और है। लम्हा लम्हा खींच कर बरसों चलाते हो जो तुम, ये हक़ायदे बामुशक्क़त ज़िंदगानी और है। इश्क़ में सुनते तो थे लुत्फ़े जवानी और है, जो मगर गुज़री है हम पर वो कहानी और है। लफ्ज़ कुन से एक दुनिया खल्क़ करना था कमाल, कुन के आगे जो हुआ उसकी कहानी और है। और ये एक मतलब और दो शेर देखें। देख महरूमी की बरकत ज़िंदा हूँ, देख महरूमी की बरकत ज़िंदा हूँ, मैं तेरे गम की बदौलत ज़िंदा हूँ।
देख महरूमी की बरकत जिंदा हूँ, मैं तेरे गम की बदौलत जिंदा हूँ। इस खिज़ा में कांटे तक भी मर चुके, इस खिज़ा में कांटे तक भी मर चुके, फिर भी कहती है वो निखत जिंदा हूँ। इस खिज़ा में कांटे तक भी मर चुके, फिर भी कहती है वो निखत जिंदा हूँ। निखत खुशबू। सच है दुनिया नफ़रतों की है मगर, सच है दुनिया नफ़रतों की है मगर, मैं यहाँ भी बामुहब्बत जिंदा हूँ। सच है दुनिया नफ़रतों की है मगर, मैं यहाँ भी बामुहब्बत जिंदा हूँ। और ये एक मतला और दो शेर देखें। तुम कभी मेरी तरह बर्बाद होकर देखना, तुम कभी मेरी तरह बर्बाद होकर देखना, मैंने जो एक उम्र देखा उसको पल भर देखना। तुम कभी मेरी तरह बर्बाद होकर देखना, मैंने जो एक उम्र देखा उसको पल भर देखना। और आशना नज़रें तो कब की हो गई ना आशना, आशना नज़रें तो कब की हो गई ना आशना, फिर भी आदत सी है आते जाते वो घर देखना। आशना नज़रें तो कब की हो गई ना आशना, फिर भी आदत सी है आते जाते वो घर देखना। और मुर्दा आँखें देखने से बढ़ के वहशतनाक है, मुर्दा आँखें देखने से बढ़ के वहशतनाक है, जिंदा आँखों में किसी की मौत का डर देखना। मुर्दा आँखें देखने से बढ़ के वहशतनाक है, जिंदा आँखों में किसी की मौत का डर देखना। तुम कभी मेरी तरह बर्बाद होकर देखना, मैंने जो एक उम्र देखा उसको पल भर देखना। और ये आखिरी गज़ल एक मतला और चंद अशार है। यूं भी कत्ले अना करे कोई, यूं भी कत्ले अना करे कोई, रोज़ वादे किया करे कोई। यूं भी कत्ले अना करे कोई, रोज़ वादे किया करे कोई। खौफ से इंतज़ार व हसरत से, खौफ से इंतज़ार व हसरत से, मुर्गे दिल को रिहा करे कोई। मुर्ग चिड़िया को कहते हैं। खौफ से इंतज़ार व हसरत से, मुर्गे दिल को रिहा करे कोई। ज़िंदगी रोज़ ज़ख्म देती है, ज़िंदगी रोज़ ज़ख्म देती है, कब तक आखिर दवा करे कोई। ज़िंदगी रोज़ ज़ख्म देती है, कब तक आखिर दवा करे कोई। मुझसे खुश है कोई तो होता रहे, मुझसे खुश है कोई तो होता रहे, है खफा तो हुआ करे कोई। मुझसे खुश है कोई तो होता रहे, है खफा तो हुआ करे कोई। यूं भी कत्ले अना करे कोई, रोज़ वादे किया करे कोई। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस प्लेटफॉर्म की भी और शाह साहब की भी। और आप सबको बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। उम्मीद है कि ताना बाना का ये प्लेटफॉर्म इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, इसी तरह से तरक्की करता रहे। शुक्रिया। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।